खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे जानलेवा निपाह वायरस की। केरल कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब भी रोजाना तकरीबन 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं निपाह वायरस ने सरकार की नींद उड़ा दी है। कोझिकोड में 12 साल के लड़के की मौत निपाह वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और लोगों में निपाह वायरस के संक्रमण के लक्षण स्पष्ट हुए हैं। मई 2018 में केरल में सबसे पहले निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उस वक्त इसकी वजह से 17 लोगों की जान गई थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की एक टीम को केरल भेजा। हालांकि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार हालात नियंत्रण में लग रहे हैं और प्रशासन प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक बच्चे के साथ संपर्क में आए 188 लोगों में से 20 से ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में हैं। जिन 2 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं वे इन्हीं 20 लोगों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस तेजी से उभरता वायरस है जो जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। एनआईवी या निपाह के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कम्पंग सुआई निपाह से पता चला था कि वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला है। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सुअर बनते थे। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए। इंसानों में निपाह से सांस लेने से जुड़ी हुई गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर जानलेवा इंसेफेलाइटिस भी अपनी चपेट में ले सकता है। इंसानों या जानवरों को इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है जिसमें दिमाग को नुकसान होता है और 5 से 14 दिन तक इसकी चपेट में आने के बाद ये वायरस 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिर दर्द की वजह बन सकता है। ये लक्षण 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में भी पहुंचा सकते हैं। निपाह वायरस का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है और एक बार के लिए रिबाविरिन ड्रग को इस वायरस के खिलाफ असरदार माना गया है, लेकिन अभी तक उस ड्रग को भी सिर्फ लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है। इंसान पर इस ड्रग का कितना असर रहेगा ये साफ नहीं है। वहीं साल 2020 में निपाह वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन पर काम शुरू किया गया। पहले चरण का ट्रायल शुरू भी हो चुका है जो कि इसी महीने खत्म होने की संभावना है। निपाह वायरस से बचने के लिए हमें सावधानी ही अपनानी होगी। चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचें। जमीन या फिर सीधे पेड़ से गिरे फल ना खाएं। सवाल ये है कि निपाह कितनी बड़ी चिंता और चुनौती है। निपाह से निपटने के लिए किस तरह के इंतजामात की जरूरत है और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। निपाह का इलाज कब तक संभव हो पाएगा, जानेंगे विशेषज्ञों से उनकी राय। तो निपाह वायरस लगातार तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। केरल में एक 12 साल के बच्चे की मौत के बाद आपको बता दें कि और ज्यादा अब सतर्कता बरतने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये निपाह वायरस एक तरह का इंसेफेलाइटिस की तरह ही है। इसके लक्षण कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हैं और केरल में क्योंकि इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब तीसरी लहर की हम जिक्र करते हैं तो केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन 25,000 मामले केरल में लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ निपाह वायरस भी सरकार की नींद उड़ाने में लगातार लगा हुआ है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एम वली जी हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। साथ ही डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हमारे साथ है जो कि सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर वली आपसे है। सर, निपाह वायरस की अगर हम बात करें, अभी तक हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे सर, लेकिन निपाह वायरस जिस तरह से अब फैल रहा है और जिस तरह से तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है सर, एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई क्या, और जाहिर तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या है ये निपाह वायरस? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा
बना के दर्शकों को पहले ही काफी संख्या में डिटेल बता दी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वायरस तभी अदृश्य होते हैं। बैट्स का नाम आपको अगर याद हो, कोरोना वायरस में भी आया था। ये बैट्स जो हैं अपने अंदर 100-150 तरह की जो वायरसेस हैं वो हार्बर करते हैं। तो ये खास किस्म की बैट्स होती हैं जिनको हम फ्रूट बैट्स कहते हैं आम भाषा में, और टीरोपोटाइडी कहते हैं। तो इनको उड़ने वाले, चूंकि ये जानवर हैं तो इसलिए संक्रमण ज्यादा तेजी से ये फैलाते हैं। इसके अलावा आपने बताया है पिग के अलावा शीप यानी भेड़ों से, बकरियों से और पिग से, कैट्स से और हॉर्सेस से, ये सब जानवर इनके वो हो सकते हैं रिजर्वायर, और जिन पे अगर ये बैट काटे और फिर कहीं संक्रमण हो जाए, या डायरेक्ट जैसे आपने बताया फ्रूट पे बैट वार करे, अपना खाए उसको और उसको नीचे गिरा दे, या वो डायरेक्ट संक्रमण में आ जाए, तो ये गंदगी से होता है। एक आम भाषा में अगर हम कहें कैसे फैलता है, वन वर्ड आंसर है ये अनहाइजीनिक कंडीशन से फैलता है। और आपने ये भी बताया कि सबसे पहले ये मलेशिया में भी आइडेंटिफाई हुआ था, और हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में 2001 में इसके केसेस देखने को मिले थे। लेकिन केरला में चूंकि ये अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले 2018 में देखा गया था, तो इसको काफी सीख लिया है केरला वालों ने कैसे आइसोलेशन करना है, और सेंट्रल टीम भी गई है। इसमें लक्षण चूंकि अजीब से होते हैं, बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं, तो ये इसकी जो सबसे बड़ी रोकथाम है वो यही है कि हम लक्षण को पहचाने। जब ये वायरस वहां फैल रहा हो उस एरिया में, अगर कोई भी बच्चे को या एडल्ट को ये लक्षण हो, उसको हम तुरंत आइसोलेट कर दें। आपने भी बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये सबसे पहले सस्पेक्ट केसेस को हमको उनका ही बैरियर बना देना है, उनको अलग कर देना है, और उनको बिल्कुल वातावरण में नहीं। ठीक है डॉक्टर वली, लक्षण के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे निपाह वायरस क्या है इसकी आज हम तय तक जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंशुमान, सवाल इस बात को लेकर है सर, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? किसी भी वायरस के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये वायरस आया और कैसे इसका नाम निपाह पड़ा। नेहा, जितने वायरस के बारे में मेडिकल साइंस को पता है उससे कई गुना ज्यादा वायरस अभी हमारे वातावरण में है, ये सच है। अब माना कि उत्पत्ति से पहले से वायरस है और बाद में भी रहेगा। ये ह्यूमन एवोल्यूशन या एनिमल एवोल्यूशन की थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया गया है, वायरस हमारा लिविंग नॉट डेड है, मतलब एक जंक्शन है निर्जीव सजीव के बीच वायरस है। तो सजीव चाहिए, डीएनए चाहिए मल्टीप्लाई करने के। निपा वायरस भी सिमिलरली एक जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवर से फैलने वाली बीमारी का वायरस है, और इसमें आरएनए वायरस है। जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा, लोगों को पता चल गया आरएनए वायरस क्या होता है, डीएनए वायरस क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। इसको भी ह्यूमन या किसी मैमल का डीएनए चाहिए। डॉक्टर वली साहब ने इसीलिए देखिए आपको जितने जानवरों का नाम बताया, सुअर, घोड़ा, बैट वाली चिड़िया, पंछी, तो जितने भी जानवर हैं सारे या तो एवियन ग्रुप है या मैमल ग्रुप है। मतलब उनको डीएनए चाहिए आरएनए वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको बीमार करने के लिए। और दो प्रमुख अंग जिनको अफेक्ट करेगा वायरस वो है फेफड़ा और मस्तिष्क, जिस कारण निमोनिया जो कोरोना वायरस के लक्षण से मैच करेगा, एन्केफेलाइटिस जो दिमागी बुखार जिसको कहते हैं दिमागी बुखार से मैच करेगा। खासकर की कोस्टल एरिया में ज्यादा हो रहा है, जैसे मलेशिया या केरल में बार बार 2018 से आउटब्रेक हो रहा है, केरल में तीसरी या चौथी बार आउटब्रेक है। तो ये हमारे वातावरण में मौजूद रहता है। सिर्फ फ्रूट जिस समय अभी होता है सीजन है फ्रूट्स का, फ्रूट बैट जो चमगादड़ होता है जब इधर उधर से वायरस को लेके आने लगा और धीरे धीरे उस फल को बच्चे खा लिए, वो उसी में होता है। यही इसका पूरी थियरी किया। डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल और मेरा, क्या ये भी संक्रामक वायरस है? क्या एक से दूसरे इंसान में फैलता है, या जानवरों से इंसान में फैल सकता है, या इंसान से जानवरों में फैल सकता है क्या? और इससे कितना सचेत रहने की जरूरत है? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया पहली बात की जूनोटिक डिजीज है, मतलब कि जानवर से ही इंसान में आएगा, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निपा वायरस पहले बैट को या सुअर को या घोड़े को इन्फेक्ट किया, वहां से एक बार इंसान में अगर आ गया तो इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होता जाएगा। इसीलिए वली साहब ने पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि जिनमें संक्रमण की थोड़ी भी संभावना शक विश्वास लगे उनको आइसोलेट कर दो, मतलब इंसान से इंसान में अपना फैलने दो। और अगर जानवर में लगे सब सुबह की निपा वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो जानवर को आइसोलेट करके
और कहा जाता है कि उनको इंसिनरेट कर दो या उनको आइसोलेट करके रखो या नेचुरल मौत मर जाए या मार दिया जाए ताकि इंसान को हम बचा लें। ये इसका तरीका है। तो बैट टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन, ये ट्रांसमिशन इसका चेन है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर वली, लक्षणों की बात आप इससे पहले कर रहे थे सर, मैं भी आपसे समझना चाहूंगी और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक जगह फैल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी केरल में लगातार 25 से 30 हजार के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और देश भर में तकरीबन 40 हजार से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सर, कैसे ये पता चलेगी नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरस है, कोरोना वायरस है या फिर निपाह वायरस है? क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो आम तौर पे वायरल संक्रमण होता है उसमें देखिए, कोरोना में तो हम पहले बात कर रहे थे ट्रैवल की, फिर आसपास कोरोना हो गया, कांटेक्ट की हमने बात करी, सब करी। लेकिन एक घर में एक बच्चा है जो कल तक खेल रहा था और आज सुबह जब वो सो के उठता है, उसकी माँ उसके रूम में जाती है, उसकी माँ उसके माथे को हाथ लगाती है तो उसका माथा तमतमा रहा होता है, इसमें 4 बुखार सडनली हो जाता है और उसको दौरा आ सकता है। अगर फीवर आए बुखार के साथ तो हम एनकेफेलाइटिस सस्पेक्ट करते हैं। अब ये बात की बात है, ये एनकेफेलाइटिस कौन से वायरस से है, निपा वायरस से या निपा से मिलते जुलते किसी वायरस से है। संक्रमण के बाद बॉडी में माइल्जिया का मतलब मसल्स का पेन जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मतलब इतना शदीद दर्द होता है ऐसे वायरल फीवर्स में जनरली और निपा में स्पेसिफिकली, कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता और टूट जाती है पूरी बॉडी। तो अगर ये 2 मेन लक्षण है, तेज बुखार सडनली आना और इसके साथ खांसी न होना इनिशियली, तो ये निपा वायरस के लक्षण हो सकते हैं इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। और इसके साथ बाद में अगर हम इसकी केयर नहीं करते हैं या ठंडे पानी की पट्टी बहुत ज्यादा कोई घर में रख दी जाती है तो ऐसे बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है। निमोनिया इसलिए होता है क्योंकि ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब ये जाता है तो बैक्टीरियल निमोनिया अलग तरह का होता है और वायरल निमोनिया अलग तरह का होता है, जिसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। पूरे लंग्स को दोनों तरफ मुतासिर कर देता है। तो ये 2 मेन लक्षण के साथ अगर दौरा आ रहा है या साइकियाट्रिक सिम्टम्स हो रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर सडनली चेंज हो रहा है, उसकी नींद ज्यादा आ रही है या नींद बिल्कुल गायब हो गई है या एक्सपोजर कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है, ये थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी बहुत कम लोगों में ये फैला है। तो ऐसे लक्षण में ये हमारी ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की कि पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके अब इस बात को एस्टेब्लिश करें कि लाइकली ये कौन सा बुखार है। अब देखिए, जो अब यूपी में बुखार देखा गया था उसको शुरू में उन्होंने कह दिया था कि ये कोई नई बीमारी है, ज्ञात बुखार है, वो डेंगू निकला मेजोरिटी केसेस में। तो ये बाद में हमको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना होता है कि कौन सा बुखार हो सकता है और इसमें हम अपने ज्ञान और विवेक को इस्तेमाल कर सकते हैं और वही सबसे बड़ी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। RT-PCR टेस्ट होता है इसका, जैसे हम कोरोना में करते हैं। एलिजा टेस्ट होता है, वो थोड़ा बाद की बात है और सब जगह एकदम से अवेलेबल नहीं था पिछले दिनों जब ये फैला था। तो ये अभी बहुत ज्यादा कॉशन की जरूरत है और आइसोलेशन की जरूरत है और बच्चों को बाहर निकालने से रोकने के लिए। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, ये बताइए कि अगर इस तरह के लक्षण है जिस बात का जिक्र डॉक्टर वली कर रहे थे, इस तरह के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में है, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड के तौर पे क्या करें? सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में ये पता करें कि कहीं भी जंगल में, गार्डन में, बगीचा में गया था क्या, कोई ऐसे फल खाया था क्या। सबसे पहली जानकारी ये चाहिए। पोल्ट्री फार्म, हॉर्स स्टेबल मतलब जहां घोड़े रहते हैं, यहाँ गया था क्या, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। निपा वायरस कोरोना वायरस की तरह बहुत एयरबॉर्न नहीं है। जब तक समीप में नजदीक आकर संक्रमित नहीं होगा बच्चा या इंसान, तब तक इसको निपा वायरस को इन्फेक्ट होने की गुंजाइश है। अगर ये इन्फेक्शन ले लिया तो सेकंड काम करना है कि अगर उसको बुखार आ रहा है या कोई भी रहा है, चाहे कॉमन फ्लू का हो या कोरोना का हो या निपा का हो, आइसोलेट कर ले अपने आप को। आइसोलेट करने के बाद सबसे पहला और फिर अपने, जैसे डॉक्टर वली साहब ने बताया, लक्षण के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दे। उत्तरी भारत में खास करके एक और डायग्नोसिस आ जाएगी, डेंगू फीवर। डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दे कि किस तरह से बुखार की संभावना लग रही है, उसके हिसाब से एलिजा या RT-PCR टेस्ट कोरोना का भी है, निपा का भी है, उसको करा दें। तब इसी स्टेप बाय स्टेप जाके हम
हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने जो सवाल पूछा उसमें है कि सबसे पहले हिस्ट्री में देखें संक्रमण या कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री, और दूसरा देखें कि अपने आप को आइसोलेट कर ले जैसे उसको कोई भी लक्षण आए तो। बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर इस तरह के लक्षण आपको दिख रहे हैं या फिर आपके अंदर इस तरह के लक्षण हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है ताकि अपने साथ साथ आप दूसरों को भी कहीं ना कहीं सेफ रख पाएं। नहीं तो इसी तरह के हालात हो जाएंगे जैसे कोरोना के दौर में आप देख रहे हैं। डॉक्टर वली, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे बचे इससे, कैसे सतर्कता के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, निपा वायरस को कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं, और क्या कुछ इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए? सतर्कता जी सबसे बड़ी यही है कि अनड्यू एक्सपोजर अवॉइड करें, बाहर न जाए, घर में रहे। देखिए केरला जैसी जगहों में रबड़ के प्लांट्स बहुत हैं, वहाँ मच्छर भी थे, बैट्स भी थी, मैं गया था, देखा था मैंने जी। तो वो घने जंगल हैं हर कॉलोनी, हर गांव में, हर आसपास। तो बच्चों को अवॉइड करें, एडल्ट्स भी, कि बाहर खुले में न जाए ज्यादा। इस तरह के वेदर में अपने को संकुचित कर लें, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बाहर न जाए, और बाहर जाए तो फुली कवर्ड होके जाए, एक बात। दूसरा ये कि कोई भी एबनॉर्मल चीज न खाएं, कोई भी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारी जोड़ी आपने बहुत अच्छी बनाई है, हमें बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो ये फल वगैरह की बात हो रही है ये सच्ची है कि वहाँ केले के बहुत पेड़ होते हैं, केला तोड़ा और घर में लिया और बगैर धोए खा लिया, तो ये इस तरह से संक्रमण हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमें डरना है इससे, ये काफी इन्फेक्टिव है इसका वायरस, तो काफी तेजी से फैलता है। इसके संक्रमण को बैरियर लगा के ही रोकना पड़ेगा, और रोकथाम, चूंकि आपने अभी बताया दवा भी नहीं है इसकी, कोई WHO के अप्रूवल के साथ कोई दवा नहीं है एक्सेप्ट रिपेवरिन व्हिच वाज ट्राइड इन फ्यू केसेस। तो ये इसकी दवा न होने की वजह से, आपने और भी सवाल पूछा था क्या करें, तो सबसे पहले बुखार उतारे बच्चे का। बुखार नॉर्मल गोली से अगर नहीं उतर रहा है तो कोई और गोली दे, हमारे पास कई तरह की एंटी फीवर ड्रग्स होती हैं, वो दे। और एस्पिरिन अवॉइड इसमें भी करनी चाहिए, एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। तो ये बच्चे को जो है ठंडे रूम में रखना चाहिए, और एक्सपोजर से बचाना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए। जी। और जनरली मैं तो कहता हूँ इस मौसम में मच्छर से भी बचाव करने की जरूरत है, और ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर वली, ये तो सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको है, बच्चों को या फिर एडल्ट्स को? नहीं, देखिए छोटे लोगों को ज्यादा है इससे खतरा, जो कि अभी तक स्टैटिस्टिकल डेथ की रिपोर्ट्स हैं वो बच्चों में ही ज्यादा हैं। 12 साल के आसपास मैक्सिमम है, 12 से 20 साल तक के लोगों को हैं। और समहाउ ये स्टैटिस्टिकल चीजें, खतरा किसी को भी हो सकता है। निपा वायरस एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसमें हमारे पास कोई ऐसा एज ग्रुप का डाटा इतना बड़ा वर्ल्ड ओवर नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी कंट्रीज हैं स्पेसिफिक, जो मलेशिया, इंडोनेशिया और इसके आसपास की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ये हुआ है ज्यादा। तो जब कोई चीज अमेरिका या यूरोप में ज्यादा होती है तो उस पर जरा ज्यादा डाटा आता है। तो हमारे पास इस गरीब बीमारी का डाटा भी बहुत कम है, तो हमको अपना बचाव खुद करना है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, एक छोटा सा सवाल आपसे है सर। सवाल ये कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जब हमने दूसरी लहर में देखा तो जाहिर तौर पर बहुत मौतें हुई और बहुत डैमेज हुआ, लेकिन निपाह वायरस की वजह से डैमेज ज्यादा ना हो, अगर लोग अस्पताल में जाए तो अस्पतालों में इलाज मिल पाए, बेहतर इलाज मिल पाए। अब क्या आपको लगता है सरकारों को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकारों की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि निपाह वायरस अगर तेजी से अपने पांव पसारता है, लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं, तो कम से कम इलाज तो मुहैया हो पाए? जी देखिए, सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण और डेथ जितना तेजी से हुआ उतना तेजी से निपा वायरस का नहीं हुआ, क्योंकि बारह में तो मतलब जान बारह फैलने वाली बीमारी, इंसान को भी एक दूसरे की तरफ दूसरी जगह जाना होगा और संपर्क में आना होगा। एक तो सतर्कता, बार बार हेल्थ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सतर्कता बढ़ते। अगर सतर्कता न बढ़ती, बीमारी फैलने लगी तो स्टेट प्रिवेलेंस है भी केरल में ही है। केरल से अगर ये कोस्टल एरिया से माइग्रेट करेगा तो तमिलनाडु, कर्नाटका इस कोस्टल एरिया से माइग्रेट होकर महाराष्ट्र इन करेगा, तो आपके ट्रांस माइग्रेशन बॉर्डर डील करने पड़ेंगे जहां निपा वायरस के केसेस बढ़ते हैं। और थर्ड, व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि दो बीमारी ज्यादा इसमें हो रही, निमोनाइटिस, इंकेफेलाइटिस, मतलब मेनिंजाइटिस, दिमाग बुखार के साथ, और ने बताया 12 से 30 साल ऐसे लोग, रोगी के इलाज की व्यवस्था जिसमें वेंटिलेटर
ताकि निमोनिया का इलाज हो सके और मेनिंजाइटिस बुखार का इलाज। इन दोनों की व्यवस्था आपको वैसे स्टेट में पहले से मुहैया करा कर रखनी पड़ेगी ताकि इलाज कितना मौत ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वली, और डॉक्टर अंशुमन आपका भी बहुत शुक्रिया इस विषय के बारे में बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।